कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले सामाजिक विज्ञान में हम लोग 2 पाठ भूगोल में पढ़ चुके हैं। संसाधन का विकास पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। आज हम बात करेंगे जल संसाधन। जल क्या है और ये किस प्रकार से संसाधन है? इससे पहले आप संसाधन किसे कहते हैं पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो जल संसाधन कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए एक बात को समझ लीजिए कि जल ही जीवन है। इस पृथ्वी पर जीवन का स्रोत या जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई है। यदि जल न हो तो जीवन भी नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, और इस जीवन पाए जाने का एकमात्र प्रमुख कारण जल है। जल के साथ साथ और बहुत से कारण हैं, लेकिन जल सर्वोपरि है। और जल भारत नहीं, पूरे विश्व के 70 से 71% भाग पर जल विद्यमान है। सागरों में, महासागरों में, बर्फ के रूप में, झीलों में, नहरों में, नदियों में, वर्षा के जल, इस प्रकार से जल विद्यमान है। तो जल संसाधन है। जल संसाधन इसलिए है क्योंकि जल से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जल तो जीवन का स्रोत है ही। जल से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं, औद्योगिक आवश्यकताएं, घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जल बड़ा ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसमें एक चित्रकथा दी है, इसको आप समझिए। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया, बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। यह क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकी हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। इस चित्रकथा से ये बात समझ में आती है कि ये जो जल है हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन जल जीवन दे सकता है तो जीवन ले भी सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब समुद्र में सुनामी आती है, नदियों में बाढ़ आती है, अत्यधिक वर्षा होती है, तो अत्यधिक जल के कारण भी जीवन को संकट उत्पन्न हो जाता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि क्या कारण है कि मनुष्य प्राचीन समय से ही झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास बसता था। क्योंकि जल से उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती थी। कृषि के लिए सिंचाई, आवागमन के लिए जलयान को चलने के लिए साधन, पशुओं को पीने के लिए पानी, कल कारखानों और उद्योगों को लगाने के लिए जल की आवश्यकताएं पूरी होती थी। लेकिन जब नदियों में बाढ़ आती है, जैसे अब वर्तमान समय में आप न्यूज़पेपर वगैरह में देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में, असम में बाढ़ और बिहार में बाढ़ आई हुई है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। उनको वहाँ से बाढ़ क्षेत्रों से दूर ले जाया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन जल का नियोजन भी आवश्यक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, भारत में 3 महीने वर्षा होती है,
9 महीने वर्षा नहीं होती। 3 महीने के बाद जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों के महीने में वर्षा नहीं होती, उस समय पेयजल की बड़ी किल्लत होती है, जल की उपलब्धता कम हो जाती है, लोगों की जल की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत बहुत ही भयंकर सूखा पड़ता है। तो ये क्या है, एक समय ऐसा है जब बाढ़, चारों तरफ पानी ही पानी, और एक समय ऐसा जबकि हमारे पास जल की कमी हो जाती है। तो ये नियोजन न होने के कारण है। जल को नियोजित तरीके से यदि बचाया जाए, उसको रखा जाए सुरक्षित करके, उसके भी कई तरीके हैं। पाठ के अंत में उसके बारे में हम समझेंगे कैसे हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे जल नियोजन कर सकते हैं, आने वाली बाढ़ से कैसे बच सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जल संसाधन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवड़ी अर्थात लवण युक्त जो न हो, मीठा जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवड़ी जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। सतही अपवाह अर्थात सतह पर जो बहता हुआ जल है उसे सतही पर, जैसे नदी है, झील है, तालाब है। और भौम जल स्रोत, भौम जल का तात्पर्य है भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है, जिसे हम भूमिगत अंडर वाटर कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, उसे भौम जल है, भौम जल से प्राप्त किया जाता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। नवीकरण अर्थात हम पानी निकालते हैं, जल चक्र के द्वारा वो पानी फिर भर जाता है, हम फिर पानी निकालते हैं, जल चक्र के द्वारा ये पानी फिर भर जाता है। जल चक्र क्या है? जल चक्र का तात्पर्य है वर्षा होना। वर्षा पहले नदियों से, जलाशयों से वाष्पीकरण होता है, ये वाष्पीकरण ऊपर जाता है, वाष्प ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, जिससे संघनन की क्रिया होती है, और संघनन से फिर बादल बनते हैं, और वर्षण क्रिया के द्वारा ये जो पानी ऊपर चला गया है वो फिर नीचे आता है, और नीचे वर्षा के रूप में आता है। तो कुछ जल नदियों के द्वारा जलाशयों में इकट्ठा होता है, नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचा दिया जाता है, और कुछ जल भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है, और उस वही जाकर के भूमिगत जल स्रोत के रूप में हमारे लिए उपयोगी होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? अर्थात जो वैज्ञानिक हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका मानना यह है कि 2020 में 20 करोड़ से अधिक लोग जल की कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये है कि जब हमारे पृथ्वी के 70% 71% भाग पर जल है, तो ये कैसे सोचा जाए कि इस पृथ्वी पर जल की कमी हो जाए? लेकिन वो है। अब देखिए आपके आसपास ये चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि समुद्रों में जल है, वो लवणीय जल है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो 3% 2% जो मीठा जल है, इस पृथ्वी पर 2% 3% मीठा जल है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, उसी का अधिकांशतः उपयोग कल कारखानों सिंचाई में किया जा रहा है, जिससे पेयजल की कमी हो जा रही। तो जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है, और इससे हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।